जय हिंद दोस्तों। टॉपर्स आंसर राइटिंग कॉपी में मुदिता शर्मा GS4 एथिक्स की कॉपी में देख रहे थे। बहुत अच्छा लिखा है इन्होंने। और ये डॉक्टर भी हैं। इन्होंने शायद पहले ही अटेम्प्ट में अपना जो यूपीएससी है वह क्लियर कर ली थी। ये सब हम पहले सीरीज में देख चुके हैं। पहली वाली वीडियो में अगर आप नए हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर एक तरफ से चीजें देख सकते हैं। हिंदी माध्यम में एक कमी यह भी है कि आप टॉपर्स की कॉपी नहीं देखते, उनसे सीखते नहीं है कि कैसा लिखा जाए, और लिखते तो हैं ही नहीं। पहले टॉपर्स की कॉपी देखिए, उनसे मोटिवेशन लीजिए और फिर लिखना शुरू कीजिए। आप जो ये मैं क्वेश्चन कराता हूँ क्या भी लिख कर देख सकते हैं, ठीक है। इससे बहुत कुछ सीरीज से सीखने को आपको मिलेगा। आप ज्वाइन कर सकते हैं मेंस आंसर राइटिंग, क्योंकि बहुत आवश्यक है, ठीक है। तो देखते हैं एथिक्स में जो 120 प्लस नंबर्स भी आते हैं। एथिक्स में सबसे ज्यादा अगर जीएस में किसी पेपर में नंबर आते हैं तो वह एथिक्स होता है। तो इसकी तो बहुत ही आवश्यक है आंसर राइटिंग। क्वेश्चन पूछा गया, सिविल सेवाओं के मूलभूत मूल्यों की विवेचना कीजिए। यानी फाउंडेशनल वैल्यूज बतानी है सिविल सर्विसेज जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं, उसकी क्या क्या वैल्यूज हैं, क्या क्या मूल्य हैं उसके। तो सिंपल क्वेश्चन है, सिविल सेवा भारतीय प्रशासन का स्थायी चेहरा है। क्योंकि आप जानते हैं नेता लोग परिवर्तित होते रहते हैं, 5 साल के बाद बदल सकते हैं, लेकिन अगर जो डीएम है, जो आईएएस है, उसकी एक फिक्स होती है कि हाँ, अगर ठीक ठाक चलता रहा, सब अच्छे से वह संविधान के तहत काम करता रहा तो 60 साल तक तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है। तो सिविल सेवा क्या है? स्थायी चेहरा है। नेता क्या है? वह बदलते रहते हैं। जो दैनंदिन कार्यों में नागरिकों से प्रत्यक्ष संपर्क स्थापित करता है। आप जानते हैं कि डीएम साहब ही जितनी भी नियम कायदे होते हैं अपने क्षेत्र में लागू कराने के लिए जिम्मेदार होते हैं। जो भी स्कीम आती है उसको लागू कराने के लिए जिम्मेदार होते हैं। सरकार का प्रतिनिधित्व करता है। अतः आवश्यक है कि यह व्यवस्था उपयुक्त मूल्यों को धारण करे। कौन कौन से मूल्य थे वो लिखने का तरीका इन्होंने बढ़िया से इस टाइप से डायग्राम बना दिया। पहले थी वस्तुनिष्ठता होनी चाहिए, ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए, तटस्थता होनी चाहिए। आप किसी एक की तरफ नहीं बोलेंगे। कोई भी आपको निर्णय लेना है, कोई भी डिसीजन लेना है तो आप तटस्थ होकर निर्णय लेंगे, किसी एक की तरफ साइड नहीं लेंगे। करुणा होनी चाहिए कि अगर किसी गरीब का बाढ़ में, इस समय बाढ़ बहुत आ रही है, आप किसी क्षेत्र के डीएम हैं और किसी के बाढ़ में उसके घर खाने को नहीं है, तो आपके अंदर करुणा का भाव उत्पन्न होना चाहिए और आप उसके खाने की व्यवस्था कराएं, ठीक है। समानुभूति, एक होता है सहानुभूति, सहानुभूति, और एक होता है समानुभूति। सहानुभूति का मतलब होता है मैं आपके दुख को समझ सकता हूँ, लेकिन बस समझ सकता हूँ। समानुभूति का मतलब होता है जितना दुख आपको हो रहा है उसी समान दुख मुझे भी हो रहा है। समान, जितना दुख आपको है उतना ही दुख मुझे है। ये समान फीलिंग्स है हमारी, हम समान दर्द सह रहे हैं। तो समानुभूति होनी चाहिए किसी भी व्यक्ति की पीड़ा को देखकर। सेवा की भावना होनी चाहिए। अभी मुझे लगता है कि थोड़ा सा अगर एग्जाम मेंस का लेट होता तो केस स्टडी एक इस टाइप से बनाई जा सकती थी कि आप किसी बाढ़ प्रभावित क्षेत्र के डीएम हैं और आपको पता चला कि बहुत तेजी से बाढ़ आई हुई है, गांव कट रहे हैं, ये सब करके पूरी केस स्टडी बढ़िया सी बनाई जा सकती थी, ठीक है। ये सब आपके दिमाग में कब आएगा? जब आप तैयारी अच्छे से करोगे और जब आप इतने क्वेश्चंस लगाओगे, पीवाईक्यू देखोगे या प्रैक्टिस करोगे, तो आपके दिमाग में मेरी तरह खुद क्वेश्चन आने लगेंगे कि अच्छा, ये केस स्टडी बन सकती थी साहब फ्लड में। तो आप प्रिपेयर होते रहेंगे और अच्छा आंसर लिखने की जगह पर आ जाएंगे, ठीक है। तो सेवा की भावना होनी चाहिए कि ऐसा नहीं कि हाँ छोड़ो यार, अपने को क्या जाता है, अपन सोते हैं चलते, ऐसा नहीं होना चाहिए। समर्पण, सत्यनिष्ठा, सत्यनिष्ठा तो बहुत जरूरी है। और सबसे जरूरी है ईमानदारी, कि आप ईमानदार रहें अपने काम के प्रति, ठीक है। तो अब इतनी मूल्य बहुत आवश्यक है। धीरे धीरे इनको क्या कर दिया जाएगा? बढ़ा दिया जाएगा। जैसे वस्तुनिष्ठता इन्होंने उठा दी, अब इसको थोड़ा सा समझा देते हैं। तर्कशील, न्याय संगत, भेदभाव विहीन, समतामूलक प्रशासन सुनिश्चित करने के समाज में विविध वर्गों के प्रति पूर्वाग्रह से रहित तटस्थता का भाव। फिर इन्होंने उदाहरण भी दे दिया, सिविल सेवक का धर्म या जाति उसके न्याय निर्णयों को प्रभावित ना करे। वस्तुनिष्ठता का मतलब क्या है? मान लो दो व्यक्ति हैं, एक ए है
एक बी है। दोनों एक जैसे गरीब हैं, दोनों एक जैसे परेशान हैं, दोनों के पास समान रुपया है, 10-10 रुपया पड़े हैं, दोनों की फटी हालत है, दोनों की झोपड़ी से पानी टपक रहा है और स्कीम आई हुई है, ठीक है। और आप डीएम हैं। ये किसी एक वर्ग का है, ये दूसरे वर्ग का है, ये समुदाय मान लो, जाति धर्म मान लो। तो इस स्कीम का लाभ आप इस हिसाब से नहीं देंगे कि कौन किस जाति का है, बल्कि आप इस भेदभाव रहित होकर स्कीम का लाभ दोनों को देने का प्रयास करेंगे। प्रभावित नहीं होंगे कि ये हमारी जाति का है तो हम इसे दे दें, ये दूसरी जाति का है इसे ना दें, ऐसा नहीं करेंगे। वस्तुनिष्ठता का मतलब है अगर स्कीम के अंदर ये लिखे हुए हैं तो ये ही माने जाएंगे। आप अपनी जाति धर्म को बीच आड़े नहीं लाएंगे, ठीक है। ऑब्जेक्टिविटी, जो सही वही सही। दूसरा इन्होंने जो एक्सप्लेन किया वो करुणा को एक्सप्लेन कर दिया। संवेदनशील, सहभागितामूलक, समावेशी, लोकतांत्रिक मूल्यों की संविधान के अनुरूप स्थापना, समाज के वंचित वर्गों के प्रति। अब देखो इन्होंने सबसे पहले एलजीबीटीक्यू लिखा, अल्पसंख्यक महिला वृद्धवाद को लिखा। ये ऐसे ही नहीं है कि हाँ उन्होंने ऐसे लिख दिया होगा, ये रणनीति है, क्योंकि एलजीबीटीक्यू इस समय सबसे ज्यादा जो हंसी पे धकेले जाते थे, इस समय जितनी ज्यादा बातें हो रही थी वो एलजीबीटीक्यू के बारे में हो रही थी, उनके बारे में कोई बात ही नहीं करता। तो इन्होंने पहले वही लिखा, ये बताने के लिए देखो हम सबसे ज्यादा संवेदनशील जो मामला है उसको हम पहले लिख रहे हैं। अल्पसंख्यक महिला वृद्ध, इन पर बातें होती रहती हैं, इन पे बातें चलती रहती हैं, इन पे चर्चाएं होती रहती हैं, तो इनको थोड़ा बाद में लिखा। अब हो सकता है कि उन्होंने ऐसे ही जो मन में आया वो पहले लिख दिया हो, लेकिन मेरे हिसाब से मैं जो दिमाग लगा पा रहा हूँ वो इन्होंने इस तरीके से लिखा होगा। समानुवाद का भाव, ठीक है। सेवा की भावना। अब देखो इन्होंने सुकरात को कोट कर दी यहाँ पे कि कर्तव्य के लिए कर्तव्य। अब पिछले वाले में क्या था, उन्होंने उदाहरण देकर समझाया था, इसमें इन्होंने सुकरात को कोट कर दिया। तो कई जगह पर आप रिपोर्ट, कई जगह पे इंडिसेस, कई जगह पर किसी कोटेशन को, कई जगह पर करंट अफेयर्स के किसी एग्जाम्पल को आप कोट कर सकते हैं, ठीक है। लोक सेवा साधन नहीं बल्कि साध्य हो, ठीक है। सेवा ही जीवन का लक्ष्य हो, ना कि लोक सेवा के माध्यम से स्वहित की भावना। तो कितना बढ़िया इन्होंने लिखा है। तब यहाँ लिखा भी इन्होंने चेक करने वाले है, अच्छा विश्लेषण है, वेरी गुड दिया गया है। सोचिए कितना बढ़िया, स्वहित की भावना ना हो। सत्यनिष्ठा की बात कर दी, मूल्यों तथा आचरण में संगति बनाए रखना, जो आपके मूल्य हैं वही आपके आचरण हो। ऐसा नहीं है कि हम सत्य बोलते हैं जबकि आचरण में आपके साफ साफ दिख रहा है कि आप सत्य नहीं बोलते, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। संसाधनों का समुचित उपयोग सुनिश्चित करिए, वितरण मूलक लोकतंत्र, ठीक है, जो कि किसने कहा था, जॉन रॉल्स ने कहा था, इक्वलाइजेशन, ठीक है, वितरण मूलक लोकतंत्र। तो इन्होंने इनको भी कोट कर दिया। निष्कर्ष में भी महात्मा गांधी जी को ले आई। महात्मा गांधी के अंत्योदय की अवधारणा को साकार करने के लिए सिविल सेवा का मूल युक्त होना आवश्यक है। तो इन्होंने लिखा भी है, प्रभावी निष्कर्ष है। तो कोटेशन के साथ या महात्मा गांधी जी की बातों के साथ इन्होंने अंत कर दिया, तो एक बढ़िया उत्तर माना जा सकता है। 10 में 4 नंबर मिले, बढ़िया उत्तर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखो, प्लेटो द्वारा प्रस्तावित आधारभूत मूल्य क्या है। तो विचारक भी हैं हमारे एथिक्स के पेपर में, आप जानते हैं। तो प्लेटो द्वारा जो आधारभूत मूल्य हैं वह क्या है, पहले तो ये बताना है, फिर जिन्हें एक सिविल सेवक द्वारा शामिल किया जाना चाहिए, संदर्भित कीजिए। तो पहले तो मूल्य बता देने हैं प्लेटो के द्वारा, फिर वो सिविल सेवक द्वारा शामिल किए जाने चाहिए। चलिए, सुकरात, प्लेटो, अरस्तू ने शासन के संचालन के संबंध में महत्वपूर्ण मूल्यों की विवेचना की, कैसे शासन को संचालित किया जाए। प्लेटो के अनुसार मूल्य ज्ञान, साहस, संयम, ये मूल्य हैं, ठीक है, ज्ञान, साहस, संयम। अब ये बताओ, सुकरात, प्लेटो, अरस्तू में कौन किसका गुरु है। ये तीनों एक दूसरे के गुरु हैं, तो कौन क्रम से बताओ, ये इनके गुरु, ये इनके गुरु, ऐसे। यहाँ पे इन्होंने 3 लिखे हैं, ज्ञान, साहस, संयम, क्योंकि इन्हें हमें लगता वो याद नहीं आए होंगे, तभी यहाँ पे चेक जिसने किया उसने बताया है कि प्लेटो द्वारा प्रस्तावित 4 आधारभूत मूल्य हैं। कौन कौन से,
साहस, तो साहस तो इन्होंने लिखा है। संयम, संयम भी इन्होंने लिखा है। विवेक और न्याय, अब विवेक और न्याय की जगह इन्होंने ज्ञान लिखा, शायद इन्हें याद नहीं आए होंगे, कोई बात नहीं। ज्ञान के बारे में क्या लिखती हैं? अपने क्षेत्र के संदर्भ में विशेषज्ञता सिविल सेवक को संवैधानिक प्रावधानों, मूल्यों, सरकारी नीतियों, कानून, नियम विनियम, सिंपल सी बात है। मान लो कोई स्कीम आई आपके क्षेत्र में, ठीक है, आपको अगर उसके बारे में जानकारी नहीं है, आप उसके बारे में सही से पढ़ाई नहीं किए हैं, क्योंकि स्कीम आएगी तो आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा। आप ये 5 मिनट की वीडियो देख के नहीं जा सकते कि क्या स्कीम आई, ज़रा एक्ट क्या है, आप ऐसे ही देख लेता हूँ, नहीं, आपको बाकायदा पढ़ना पड़ेगा। क्योंकि अगर आपके अंदर ज्ञान होगा उसके बारे में, तभी आप कॉन्फिडेंट होकर चीज़ें रख पाओगे, कॉन्फिडेंट होकर चीज़ें बता पाओगे अपने जो कनिष्ठ सहायक लोग हैं उनको, ठीक है? तो आपको ज्ञान आवश्यक है, ज्ञान होगा तभी आप डीएम को क्यों आदमी मानता है ज़्यादा? डीएम को इसीलिए तो मानता है कि उसे लगता है ये बहुत ज्ञानी व्यक्ति है, बहुत पढ़ लिख कर आया, तो ज्ञान तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। फिर आता है साहस, विधायक जी ने कहा ऐसा है डीएम साहब, ये हो नहीं पाएगा। आपने कहा जी विधायक जी जैसे आप कहें, तो ऐसा नहीं है, आपको साहस भी दिखाना होगा। आप साहस नहीं दिखाएंगे तो काम कैसे चलेगा? साहस से तात्पर्य है भय के प्रति दृढ़ता, सिविल सेवा में ऊपरी दबावों और गलत आचरण के प्रति दृढ़ता से टिके रहने के लिए आवश्यक। अब यहाँ पे देखो इन्होंने एग्जाम्पल भी दिया टीएन शेषन जी का। अभी हाल फिलहाल में जो चुनाव आयोग की खबरें आई उसमें आपने टीएन शेषन जी का नाम अवश्य सुना होगा। टीएन शेषन बहुत मतलब निष्पक्षता और बहुत साहसी चुनाव आयोग उस समय था। टीएन शेषन के ने चुनाव आयोग की निष्पक्षता को साहस के माध्यम से सुनिश्चित किया। मतलब टीएन शेषन जी का नाम तो आप हमेशा कोट कर सकते हो। मैं यही कहता हूँ, इन कॉपीज को पढ़ने का मतलब ही यही है। अब इनको आप उठाओ और साहस वाले जो टॉपिक आपने लिखा हुआ है अपनी कॉपी में, वहाँ इसको नोट करो जाके। ऐसे इधर महात्मा गांधी जी को अंत्योदय जो ये सत्यनिष्ठा वाला है वहाँ कोट कर सकते हो। मतलब यहाँ से आप एग्जाम्पल्स उठाओ, इन्होंने क्या क्या एग्जाम्पल लिखे। आप यहाँ से जॉन रॉल्स को उठाओ अपनी कॉपी में लिखो जाके, सुकरात को उठाओ अपनी कॉपी में लिखो जाके, यहाँ प्लेटो के 4 आधारभूत मूल्य हैं ये अपनी कॉपी में लिखो जाके। तो सिर्फ कॉपी को पढ़ना नहीं है, यहाँ से मसाला उठाना है कि हमें किस चीज़ की आवश्यकता है और हमारी कॉपी में वो चीज़ नहीं है। यहाँ से उठाओ, अपनी कॉपी को थोड़ा सा वैल्यूएबल बनाओ, ठीक है? चाहे आप एग्जाम्पल उठा सकते हो चाहे बातें। अब संयम, जैसे जो 3-4 अटेम्प्ट दे चुके होते हैं उनके अंदर संयम देखो। कुछ लोगों के जो अटेम्प्ट ज़्यादा भी हैं 6, 7, 8, वो उतने भी अटेम्प्ट देते हैं। संयम, तो लालच के प्रति आकर्षण की अपेक्षा संयम के मूल्य को प्रोत्साहन सभी सरकारी संसाधन सिविल सेवक के ही अंतर्गत आते हैं। यदि संयम नहीं होगा तो संसाधनों का व्यक्तिगत लाभ के लिए दोहन हो जाएगा। तो आपको संयम भी कई बार रखना होगा। अब इन्होंने कहा कि आपने वो 2 न्याय नहीं बताए, विवेक और न्याय, संयम बताया, ठीक है? तभी इनको 2 नंबर, 2.5 नंबर ही मिले। क्यों मिले? क्योंकि इन्होंने 4 प्लेटो के जो नियम थे, मूल्य थे सॉरी, उसमें से 2 बताए और 2 नहीं बताए। इस 2 के अलावा 1 एक्स्ट्रा बता दिया जो कि उनका मूल्य नहीं था। तो अगर आपको एग्जैक्ट चीज़ें पता है तो नंबर अच्छे आते हैं। भारतीय शासन व्यवस्था के नीतिगत मूल्यों में समुचित क्रियान्वयन तभी संभव है जब ब्यूरोक्रेसी सुशिक्षित और मूल्य युक्त हो। अब देखो यहाँ भी उन्होंने कोट किया मैक्स वेबर को, इसीलिए इनकी कॉपी बढ़िया बन गई। क्यों? क्योंकि इन्होंने कई लोगों को हर जगह पे कोट करते रहे। मैक्स वेबर के अनुसार ब्यूरोक्रेसी ही लोकतंत्रात्मक शासन की सफलता सुनिश्चित कर सकती है, परंतु उनमें सद्गुणों का होना आवश्यक है। तो कितनी बढ़िया बात है, आप इसको उठाओ और चिपकाओ जाकर। और ये कहाँ भी बता सकते हो, ये आप इंटरव्यू में भी बता सकते हो कि मैक्स वेबर जी ने कहा भी था कि ब्यूरोक्रेसी ही लोकतांत्रिक शासन को चलाने में ज़्यादा आवश्यक है, ठीक है? तो जितनी बढ़िया ब्यूरोक्रेसी होगी उतना बढ़िया देश चल रहा होगा। तो यहाँ से चीज़ें उठाओ जो आपके जीवन में काम आए, ठीक है? 4 एक देखते हैं। विवेकपूर्ण सार्वजनिक सेवा की प्राप्ति में सिटीजन चार्टर को नियंत्रित करने वाले अंतर्निहित सिद्धांत क्या है? What are the underlying principles that govern citizen charter in the attainment of prudent public server? अब देखो इन्होंने अंडरलाइन किसे किया है? इंग्लिश वाले टर्म को, क्योंकि कई बार हिंदी वाले टर्म हमें समझ में नहीं आते तो हमें इंग्लिश के टर्म भी पढ़ते रहने चाहिए। और
तो ये डॉक्टर भी हैं, तो हम ये नहीं सोच सकते कि इनकी इंग्लिश बहुत ज़्यादा कमज़ोर होगी, इनकी इंग्लिश अच्छी होगी, इसीलिए कोई दिक्कत नहीं है। सिटीजन चार्टर आपको पता है क्या? सिटीजन चार्टर उन सिद्धांतों का समुच्चय है जो किसी संगठन के उद्देश्यों, लक्ष्यों, मूल्यों को धारण करता है। अब इन्होंने परिभाषा नहीं बताई तो यहाँ पे लिख दिया गया परिभाषा भी बताएं, क्योंकि हम पढ़ के आए हैं जो भी क्वेश्चन में होगा वर्ड उसकी परिभाषा भी 1-2 लाइन में हमें बतानी होती है, ठीक है? जो मैंने एक सीरीज कराई आप उसमें देख सकते हैं। कौन कौन से सिद्धांत हैं? निष्पक्ष रहो, स्पष्ट होनी चाहिए सिद्धांत, स्थानीय भाषा में होने चाहिए, विवेकपूर्ण होने चाहिए, नागरिक भागीदारी उसमें होनी चाहिए, जवाबदेही होनी चाहिए, पारदर्शिता होनी चाहिए, उत्तरदायित्व होना चाहिए, गुड गवर्नेंस होना चाहिए, प्रगतिशीलता होनी चाहिए। इन बिंदुओं का विस्तार भी करो। इन्होंने शॉर्टकट में लिख दिया, कुछ का विस्तार भी करना चाहिए था। सिटीजन चार्टर उत्तरदायी लोकतंत्र का भविष्य है। अब देखो इन्होंने इसमें जो लिखे हैं इन्हीं को थोड़ा सा विस्तार कर देते तो नंबर बढ़िया हो जाते, ये वाला पेज भर जाता और यहाँ 1.5 की जगह 2.5 भी मिल सकते थे, 3 भी मिल सकते थे, ठीक है? तो इन्होंने थोड़ा सा कम लिखा, शायद सिटीजन चार्टर के बारे में बहुत अच्छे से ज्ञान ना हो, पढ़ाई ना हुई हो, क्योंकि हर क्वेश्चन हमें नहीं आता, फिर भी इन्होंने लिखा 1 पेज, 1.5 नंबर फिर भी मिला। छोड़ना नहीं होता है मेंस के एग्जाम में चीज़ें, ठीक है? बी, भावनात्मक बुद्धिमत्ता एक सिविल सेवक को वर्तमान वातावरण में प्रासंगिक रहने में कैसे मदद करती है? इमोशनल इंटेलिजेंस का पूरा एक टॉपिक है आपके एथिक्स में, बहुत इंपॉर्टेंट है, वैसे भी पढ़ना चाहिए, हर व्यक्ति को पढ़ना चाहिए। तो अब देखो शुरुआत कहाँ से की? व्यक्तियों से की, कोटेशन से की, बड़े व्यक्ति को लाकर की। पीटर सेलोवी तथा जॉन मेयर के अनुसार भावनात्मक बुद्धिमत्ता स्वयं तथा दूसरों की भावनाओं को समझने, नियंत्रित और प्रबंधित करने की क्षमता है। तो उन्होंने यहाँ पर बता दिया भावनात्मक बुद्धिमत्ता क्या है, जो कि ऊपर वाले में नहीं बताया था कि सिटीजन चार्टर क्या है, यहाँ इन्होंने बता दिया, ठीक है? तो आपको ये समझ में आ गया इतनी कॉपी देखने के बाद कि जो भी वर्ड आएगा उसको परिभाषित मुझे करना है 2-3 लाइन में, बाकी की कहानी आगे। आगे इन्होंने लिखा जो जीवन के सभी क्षेत्रों में संबंधों को बनाए रखने में सहायता करता है। चलिए, सिविल सेवक के रूप में महत्व क्या क्या? पहला तो सरकार, फिर नेता, और तीसरी तरफ जनता भी है, और चौथी तरफ वरिष्ठ एवं साथी सिविल सेवक भी है। इन सबको मैनेज करना है आपको, आपको सरकार को भी मैनेज करना है, आपको अन्य नेता, चाहे वह राजनीतिक नेता हों या कई जाति के भी बड़े नेता होते हैं जो अपनी बात मनवाने के लिए आ जाते हैं, कई धार्मिक नेता होते हैं जो आप पर दबाव डालते हैं कि नहीं मैडम जी, सर जी, बात सुनिए मेरी, तो उन्हें भी आपको मैनेज करना है, जनता को तो मैनेज करना ही है, और साथ में आपके वरिष्ठ और जो साथी लोग हैं उनको भी साथ में लेकर चलना है। तो इन सबको साथ में लेकर कब चल पाओगे? जब आपके पास दिमाग तेज होगा, इमोशनल इंटेलिजेंस होगा। ऐसा नहीं, कई बार कहा जाता है ना, आपको घर में कहा भी जाता होगा फलाने ने तुम्हें बेवकूफ़ बना दिया, तो ये ना हो पाए, ना आपको सरकार बेवकूफ़ बना पाए, अपना फ़ायदा निकाल के आपको निपटा दे, ऐसा ना हो। ना नेता आपको बेवकूफ़ बना पाएँ और ना जनता आपके ऊपर हावी हो पाए और ना ये लोग हावी हो पाएँ। अगर आपका वरिष्ठ भी कुछ कह रहा है, कई बार हो सकता है ना वरिष्ठ खुद ना फँसना चाह रहा हो और आपसे कह दे कि ऐसा है, आप इस पे कागज़ पे साइन कर दो, ये बहुत इम्पोर्टेंट कागज़ है, आपको पता है इस कागज़ में गलत चीज़ें लिखी हुई हैं और ये वरिष्ठ साहब इसलिए साइन नहीं कर रहे क्योंकि ये फँस जाएँगे। हम कनिष्ठ हैं तो ये हमसे करवाए दे रहे हैं। अब आपको इस पे साइन नहीं भी करना है और वरिष्ठ आदमी जो है क्योंकि उसके पास आपकी बागडोर है, वो आपको परेशान भी कर सकता है, उसको भी परेशान नहीं होने देना है। तो इन दोनों को कैसे मैनेज करोगे? इसके लिए इमोशनल इंटेलिजेंस आवश्यक है। जैसे कई बार केस स्टडी इमोशनल इंटेलिजेंस पे बहुत बनती हैं कि जैसे मैं उसने उस दिन बताया था कि पिताजी बीमार हैं, हॉस्पिटल में हैं और आपको ये है, वो है, तो वहाँ पर आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस ही काम आएगी कि आप इमोशनल में बह गए इमोशन में, कोई गरीब बनकर आया और आपको बेवकूफ़ बनाकर चला गया, तो ऐसा तो नहीं है। तो आपको इन सबको मैनेज करना है, तो आपके अंदर इमोशनल इंटेलिजेंस होना चाहिए। अब इन्होंने लिखा है इमोशनल इंटेलिजेंस के कुछ तत्व होते हैं, उन्हें भी बताएँ, तो क्या-क्या होते हैं? तो पहली बात तो अवेयरनेस हो, भाई पहले से पता हो फलाना नेता है उससे बच के रहिएगा, या सरकार कैसी है, अवेयर होना चाहिए ना कि अगर इस समय भाजपा सरकार है तो मैं कैसे भाजपा सरकार के साथ संपर्क अच्छे रख सकता हूँ। दूसरी सरकार आएगी, मैंने उसके भी साथ काम करना है, तो उसके साथ कैसे संपर्क अच्छे रख सकता हूँ।
फिर सेल्फ रेगुलेशन, खुद पे रेगुलेशन हो, मुझे कितना बोलना है किसके सामने, कितनी बात कहनी है, कैसे कहनी है, तो ये सब सेल्फ रेगुलेशन होनी चाहिए। सेल्फ मोटिवेशन, कई बार नेता आता है, धमकी देकर चला जाता है कि भाई रोड जाम हो जाएगी, हमारे पास इतनी जनता है, तो आपके पास खुद का मोटिवेशन भी हो कि नहीं भाई तुम्हारे पास पावर है, तुम्हारे पास सब कुछ है, पुलिस बल है, परेशान नहीं होने का, तो मोटिवेशन भी आना चाहिए। एम्पैथी भी हो, सोशल स्किल्स भी हो। सोशल स्किल, जो जनता प्रदर्शन करती है, कई बार अधिकारी आकर ज़मीन पे बैठ जाते हैं, समझाते हैं कि भैया हम तो आपके बीच के हैं, ये वो, तो आपको सोशल स्किल भी आनी चाहिए, ठीक है? समाज को कैसे क्या एआई के माध्यम से सरकारी नीतियों का समानुभूतिपूर्वक क्रियान्वयन एवं वंचितों के प्रति संवेदनशीलता सुनिश्चित करना। भावनात्मक थकान को दूर करने में सहायक है। भावनात्मक थकान भी आप पढ़ेंगे, ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है? राजनीतिक व्यक्तियों के बाहरी दबावों को भिन्नतापूर्वक प्रबंधित करने की क्षमता, वही जो बाहरी दबाव आते हैं कई बार, कि नहीं मैडम जी आपको सुनना होगा, ये सरकार के साथ आप नहीं जा सकती, सरकार गलत कर रही तो आपको ये बात, तो कई बार जो राजनीतिक पार्टियां नहीं होती हैं, जो जातीय धार्मिक पार्टियां होती हैं, वह भी दबाव डालती हैं। भ्रष्टाचार से भय लालच के माध्यम से बचना, कि आपको पकड़वा देंगे, आपका प्रमोशन नहीं करेंगे, ये वो, तो इससे भी आपको समझना चाहिए कि हाँ इंटेलिजेंस वहीं काम आएगी। वरिष्ठ साथी के साथ बेहतर संबंध हो आपके, जनता की समस्याओं को ध्यानपूर्वक से सुना जाए। अब मेन बात देखो, इन्होंने क्या किया है, पॉइंट्स में लिखी हैं चीज़ें, ये लिखने का ढंग बढ़िया है, देखो लिखा भी है इन्होंने, चेक करने वाले ने, गुड पॉइंट्स और बढ़िया बढ़िया पॉइंट लिखे हैं इन्होंने। पहले राजनीतिक व्यक्ति बता दिए, हटा देते हैं एक बार, राजनीतिक व्यक्तियों की बात कर दी, भ्रष्टाचार की बात कर दी, वरिष्ठ साथी की बात कर दी, जनता की बात कर दी, स्वयं की भी बात कर दी कि स्वयं की मानसिक स्वास्थ्य है, तनाव, चिंता, बीपी, कई बार सुना भी होगा कि बीपी बढ़ जाता है, लोगों को डायबिटीज होने लगता है, तो आपको बीपी ना बढ़े, सही से नींद आए, तनाव ना हो, क्योंकि सही से नींद आएगी, तनाव नहीं होगा, चिंता नहीं होगी, तभी आप अच्छे से काम भी कर पाओगे जनता के लिए, देश के लिए। कार्य परिवार संतुलन, कई बार आपने सुना होगा, ये आप परिवार को टाइम नहीं देते, आपके लिए परिवार की कोई ज़िम्मेदारी नहीं, ये सब चीज़ें, तो उसको भी आपको निर्वहन करना है, तो वहाँ भी आपका इंटेलिजेंट ही काम आएगा। सिविल सेवक को एक सफल सेवक बनने के लिए आवश्यक है वह पहले सबल भावनात्मक व्यक्ति बने। ऐसा नहीं कि बह गया भावनाओं में। आपको ड्यूटी पे जाना है, बहुत इम्पोर्टेंट, एक बदमाश है, जो कि पता है फलानी जगह आने वाला है, आपको रेड मारनी है, उसे पकड़ना है। आपकी बीवी ने कहा, आज तो घूमने का मन हो रहा है, तो मेरे लिए इतना नहीं कर सकते। शादी से पहले तो खूब बातें करते थे और आप बह गए। वो तो आके अपना काम करके चला गया, आपकी ड्यूटी खत्म। तो ये बीवी के भी इमोशनल बहकावे में नहीं आना है, आपकी ड्यूटी है तो आपकी ड्यूटी है, ठीक है? तभी यहाँ पे लिखा है कार्य परिवार से संतुलन, आपको परिवार और कार्य दोनों को संतुलित करके चलना चाहिए। जब काम कम है, जब आप ड्यूटी पे नहीं हैं, तो आप परिवार को इतना टाइम दें, जिससे उन्हें यह महसूस ना हो कि आप ड्यूटी करते समय उन्हें टाइम नहीं दे रहे हो, ठीक है? क्योंकि भावनात्मक क्षमता ही वर्तमान जटिल समस्याओं के समाधान की सफलतम कुंजी है। कई बार सटीक आंसर सही नहीं होता है इंटरव्यू में भी, वो देखना चाहते हैं आपका इमोशनल इंटेलिजेंस कैसा है, वो आपसे आंसर नहीं चाह रहे, वो चाह रहे हैं कि आप क्या आंसर दे रहे हो, सही गलत का कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो इन्होंने लिखा निष्कर्ष भी अच्छा है, 4 नंबर मिल गए 10 में, बढ़िया नंबर होते हैं। तो बढ़िया चीज़ें लिख रही हैं ये, बढ़िया तरीके से लिख रही हैं, तो ये सब सीखो आप। हर जगह पे गुड मिल रहा है, गुड मिल रहा है, ठीक है? तो कल से यहाँ से शुरू करेंगे और भी चीज़ें देखेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।